नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ें। जिंदगी अजब तेरी परिभाषा है, संवर गई तो जन्नत, बिखर गई तो तमाशा है। बहुत विकल्प हैं बिखरने के लिए, एक दृढ़ संकल्प बहुत है संवरने के लिए। आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन से, जिसका चैप्टर हमने कल पढ़ लिया। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में बताते हुए अगला क्वेश्चन आज का चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें से पूछूंगी, और इस प्रकार अपना क्रम ये जारी रहेगा। एक उत्तर होगा और एक क्वेश्चन होगा हमेशा के लिए। तो ठीक है, आगे बढ़ें आज के क्वेश्चन पर। तो मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो है, आप गोवा तट पर दोपहर की 4 बजे खड़े हो। आपका मन किया पतंग उड़ाने का और आप पतंग उड़ाने लगे। तो बताइए, जब आप पतंग उड़ा रहे थे आपकी पीठ किस तरफ थी, समुद्र या फिर स्थल भाग की तरफ? ठीक है, इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो आइए आज की जो अभ्यास श्रृंखला है उस पर चलते हैं। हमने आज लिया है चट्टान चैप्टर, जो हमने पढ़ लिया। इसके प्रश्न उत्तर करने हैं आज हमें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, अम्लीय आग्नेय चट्टान का उत्तम उदाहरण बताइए। जो अम्लीय आग्नेय चट्टान है उसका उत्तम उदाहरण पूछा है हमसे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि जो आग्नेय चट्टान है उसको कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, अम्लीय, क्षारीय, मध्यवर्ती और पैठिक आग्नेय चट्टान। इस प्रकार आग्नेय चट्टान के चार भाग किए गए हैं रासायनिक आधार पर। उसमें से अम्लीय आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल पूछा है हमसे, तो अम्लीय आग्नेय चट्टान में हो जाएगा ग्रेनाइट। ठीक है, आंसर क्या हुआ? ग्रेनाइट। बेसाल्ट किसका है? बेसाल्ट क्षारीय का है। और डायोराइट जो मध्यवर्ती होता है ग्रेनाइट और बेसाल्ट के मध्यवर्ती, यानी अम्लीय, न अम्लीय है ज्यादा न क्षारीय है, तो उसका जो उदाहरण होगा मध्यवर्ती का वो हो जाएगा डायोराइट। और लास्ट जो पैठिक आग्नेय चट्टान है उसका होता है यानी अति क्षारीय। पैठिक आग्नेय चट्टान मतलब अति क्षारीय, उसका उदाहरण हम देखें तो डूनाइट चट्टान। ये हो गया पहला। तो आगे दूसरा प्रश्न है, पौधों, जंतुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेष से संबंधित कौन सी चट्टान है? देखिए, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है। आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं सबके सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं पीछे की एग्जाम्स में। वहीं से मैंने जो भी इम्पोर्टेंट लगे, उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट लगे काफी, और कवर कर रहे हैं काफी टॉपिक्स को, वहां से क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखिए, पौधों, जंतुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेष किससे संबंधित हैं? तो हो जाएगा अवसादी चट्टान से। आग्नेय चट्टान से हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये तो ज्वालामुखी जनित लावा पदार्थ से बनी है आग्नेय चट्टान, तो वहां कहाँ अवशेष होंगे पौधों और सूक्ष्म जीवों के? हो ही नहीं सकता। रूपांतरित जो चट्टान है, कायांतरित जो चट्टान है, वो इन दोनों को बदल कर, ताप और दाब के द्वारा बदल कर जो चट्टान बन रही है वो है रूपांतरित। तो जो जंतुओं और सूक्ष्म जीवों, पौधों आदि के अवशेष की अगर बात करें, अवशेषों से संबंधित, तो वो उसमें होगा अवसादी चट्टान। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर, रूपांतरित चट्टान नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें नहीं का छांटना है। सबसे पहले देखिए, रूपांतरित चट्टान कौन कौन सी है? क्या शिस्ट है? तो आप कहोगे है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेल जो अवसादी चट्टान है उसका कायांतरित रूप, रूपांतरित रूप कौन है? शिस्ट है। हम कहेंगे क्वार्टजाइट भी है रूपांतरित चट्टान। कैसे? कि हमने पढ़ा था कि जो बालू पत्थर है या कांग्लोमरेट है उसका जो रूपांतरित रूप है वो क्वार्टजाइट है। हमने काफी कहानी बना बना कर इनको पढ़ा था कि हम भूले नहीं। बात आती है संगमरमर की, तो संगमरमर भी कौन है?
रूपांतरित चट्टान ही है। ये किसका रूपांतरण है? यह है चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट दोनों का रूपांतरित जो चट्टान है वो हो जाएगा संगमरमर। अगर हमारे पास तीनों जो ऑप्शन है रूपांतरित चट्टान के आ गए तो नहीं का जो होगा वो कौन होगा? ग्रेनाइट। क्यों? ये तो कौन है? आग्नेय चट्टान है। ठीक है। चौथा प्रश्न, निम्न विशेषताएं किस सेल की है? नीचे कुछ विशेषताएं दी हुई है, ये विशेषताएं देखिए आप। तो इसमें जो ए है वो है कि पिघले मैग्मा के शीतलन और ठोस होने से निर्मित हो रही है। जो चट्टान पूछ रहा है हमें क्वेश्चन वाला, तो वो चट्टान की उसकी विशेषताएं दी है दो, वो देखिए ध्यान से। एक तो जो पहली विशेषता है वो है कि पिघला मैग्मा, जो ज्वालामुखी से आता है मैग्मा, पृथ्वी के अंदर जिसको मैग्मा कहते हैं और बाहर जो भूमि की सतह पर आते ही लावा कहलाता है, उसकी बात हो रही है कि पिघले मैग्मा के शीतलन यानी ठंडा होने से, ठोस यानी कठोर होने से निर्मित होती है वो चट्टान। उसकी विशेषता बताइए, हमें नहीं पता वो कौन सी चट्टान है, पहले हम विशेषता देख रहे हैं। नंबर 2, लावा फटार, लावा शिल्ड और लावा मैदान का निर्माण कर रही है। अब देखिए, अब चट्टानों पे आइए कि कौन सी चट्टान हो सकती है ऐसी। तो क्या अवसादी चट्टान हो सकती है जो कि मैग्मा से संबंधित हो? नहीं। तो क्या फिर आग्नेय चट्टान हो सकती है जो मैग्मा से संबंधित हो, लावा फटार बनाती हो, लावा शिल्ड बनाती हो या फिर लावा मैदान बनाती हो? और सी जो है वो है क्या कायांतरित चट्टान है जो लावा फटार वगैरह बना रही है और मैग्मा के ठंडे होने से और ठोस होने से बन रही है, या फिर कोई नहीं? तो हमारा जवाब होगा, इजीली हम इसको कर देंगे कि ये तो आग्नेय चट्टान होगी। ठीक है। अवसादी नहीं हो सकती, कायांतरित नहीं हो सकती, वो तो ताप और दाब से इन दोनों चट्टानों को, कौन को? जो अवसादी और आग्नेय है इनको रूप परिवर्तित कर रही है। ठीक है। वो डायरेक्ट ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो लावा होता है उससे कोई फटार शिल्ड नहीं बना रही, तो कौन बना रही है? वो है आग्नेय चट्टान। ठीक है। आगे बढ़िए। 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर है, चट्टानों की उत्पत्ति को निर्धारित करने में सर्वाधिक उपयुक्त आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है वो छांटना है कि चट्टानों की उत्पत्ति को निर्धारित सबसे ज्यादा जो कारक कर रहे हैं वो कौन से हैं। ठीक है, वो छांटने हैं आपको। चट्टानों की उत्पत्ति को निर्धारित करने में सर्वाधिक उपयुक्त जो कारक हैं वो छांटने हैं आपको। तो सबसे पहले है रंग और आकृति। क्या कोई आकृति किसी चट्टान की पहचान है? पढ़ा है हमने कभी? नहीं हो सकती। आकार और भार, क्या कोई आकार, वही आकृति वाली बात आ गई, कोई आकार और भार, वेट किसी आकृति, किसी चट्टान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? नहीं, ये भी गलत। तो फिर घनत्व और कठोरता? नहीं। तो फिर सबसे जो उपयुक्त कारक है वो है संरचना और गठन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2-3 बार पीछे की एग्जाम्स में, ठीक से देखिएगा। संरचना हम बोले तो किसी पदार्थ को बनाने में, उसकी रचना करने में किन चीजों का योगदान है। ठीक है, किन पदार्थों से बनी है वो, रचना कैसे हुई है, एक बात। दूसरी गठन की बात करें तो गठन किन कारकों के तहत उसका गठन हुआ, आज जिस कंडीशन में वो है किन कारकों के थ्रू होकर वो आज उसका गठन कंप्लीट हुआ है। तो संरचना और जो गठन है उसका, बनावट है उसकी, और जो उसकी रचना विधि है वो क्या है, उपयुक्त उदाहरण, सर्वाधिक उपयुक्त है किसके लिए? चट्टानों की उत्पत्ति को निर्धारित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि मेसा और बूटी हमने पढ़ ली। मेसा और जो बूटी है वो किस अभिकर्ता के द्वारा निर्मित है? यहाँ अभिकर्ता पूछा है हमसे। अभिकर्ता मतलब मेसा और बूटी का निर्माण करने वाला जो कर्ता है, कार्य कर रहा है जो कर्ता, उसका नाम पूछा है। तो क्या वह वायु है, तो या फिर वह हिमनद है, या तो वह भूमिगत जल है, या फिर नदी है। इन चारों में से आपको छांटना है। तो देखिए,
मेसा और बूटी का हमने अच्छे से पढ़ा है कि ये आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। जब पुरानी या परतदार जो चट्टानें होती है, जो कमजोर चट्टानें होती है, वो वायु के द्वारा चारों ओर से हट जाए और इसके ऊपर आग्नेय चट्टान की एक परत बनी रहे, ग्रेनाइट चट्टान की ऊपर परत बनी रहे और नीचे उस स्पॉट से, उसके स्पॉट से नीचे क्या है कि नीचे वाली चट्टान हटे नहीं, उसके जस्ट जो नीचे है मेसा, किसको कहेंगे हम, एक टोपी नुमा आकृति होती है किसकी, आग्नेय चट्टान की, जो ऊपर ही ऊपर मतलब एक टोपी नुमा आकृति बनाए हुए किसी चट्टान के ऊपर बैठी रहती है। वो अपर्दित होती है, यानी अपर्दित नहीं होती, काफी हार्ड होती है। इसलिए हवा के द्वारा काफी समय के बाद में जब आसपास की जो कमजोर चट्टानें हैं, जो परतदार और आसपास की जो कमजोर चट्टानें हैं, वो अगर हटा दी जाए, वो क्या है, हटा दी जाए किसके द्वारा, हवा के द्वारा, और ऊपर यूं कुछ ऐसे ये आग्नेय चट्टान ऊपर बैठी रहे कुछ चट्टानों के ऊपर। ये भी परतदार चट्टान है, लेकिन इसको सपोर्ट मिल रहा है किसका, इसका, कि अलावा ये जो आग्नेय चट्टान है इसका सपोर्ट मिल रहा है, तो ये नहीं हिलेंगी, जस्ट इसके नीचे वाली, बाकी जो चारों ओर है वो हट जाएंगी। तो ये आकृति जो बन रही है, इस आकृति को हम मेसा कहते हैं। अगर इस मेसा का कोई छोटा रूप है, बड़ा रूप है तो मेसा, और छोटा रूप है तो उसको हम बुट्टी कहते हैं, जिसके लिए सबसे उपयुक्त जो अभिकर्ता है वो है वायु। इसका उत्तर हो जाएगा वायु द्वारा निर्मित होते हैं मेसा और बूटी नामक स्थलाकृतियां। इसमें जल भी अपना योगदान रखता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा, और इन ऑप्शंस को देखते हुए हम किस पे जाएंगे, ए पर, जो कि है वायु। ठीक है, अगला 8 नंबर, डायोराइट उदाहरण है। डायोराइट किसका उदाहरण है, तो देखिए रासायनिक अवसादी सेल, यानी किसी रासायनिकल क्रिया के द्वारा कोई बन रही अवसादी सेल का है डायोराइट, या फिर बहिर्वेदी आग्नेय सेल का है, या तो फिर वितलीय आग्नेय सेल का है, या फिर कायांतरित सेल का है। ये छांटना है हमें डायोराइट किसका उदाहरण है। तो देखिए डायोराइट है वितलीय आग्नेय सेल का। ठीक है, डायोराइट किसका उदाहरण है, वितलीय आग्नेय सेल का। ये न कोई रासायनिकल क्रिया है, न ये बहिर्वेदी आग्नेय सेल है, और न ही ये कायांतरित सेल है। आगे 9 नंबर, अवसाद के सघन होकर चट्टान बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब देखिए आप, मतलब यहाँ कितना कंफ्यूज सा करने वाला क्वेश्चन है ये। अवसाद हमने पढ़ लिया बार बार कि अवसाद से, अवसादी जो चट्टान है उसका निर्माण होता है। कई सेलों के, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के जो अवसाद होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, गले सड़े टुकड़े होते हैं, उनसे वो परतदार परत जमकर कौन सी चट्टान बनती है, अवसादी चट्टान। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवसाद के सघन होकर, सघन मतलब जमकर एकदम नजदीक आकर उसका घनत्व बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उसको बोलते हैं सघनता, एकदम पास पास में हो जिसके कारण सघन होकर चट्टान जो बनती है, उस प्रक्रिया को क्या नाम देंगे। तो देखिए ऑप्शन, क्या क्रिस्टलीकरण कहेंगे, अवसादीकरण कहेंगे, ठोसीकरण कहेंगे, या फिर सीलीभवन कहेंगे। तो हम न क्रिस्टलीकरण कहेंगे, अवसादी चट्टान में कोई क्रिस्टल नहीं होता। अवसादीकरण सघन होकर चट्टान बनने की प्रक्रिया को नहीं कहते हैं। परतदार परत जमकर जो अवसाद होते हैं, चट्टान बनाते हैं, उसको अवसादीकरण कहते हैं, परत दर परत जमना। ठीक है, सघन होकर चट्टान बनने को न ठोसीकरण कहेंगे, तो क्या कहेंगे, सीलीभवन कहेंगे, सीलीभवन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीछे। तो देखिए आप, सीलीभवन कैसे हुआ, जब बहुत सालों से पड़ी अवसादी चट्टान है, जो परतदार परत जमी हुई कोई अवसादी चट्टान है, और उस पर ऊपरी दबाव से काफी दिनों के बाद जब ऊपर से दबाव बढ़ता जाता है, उसके परतदार परत और भी चट्टानें उसके ऊपर आती जाती है, तो उसका क्या है कि
उस दबाव से जो पानी की मात्रा है ना वो बिल्कुल अलग हो जाती है और दबते दबते उसके कण अत्यधिक पास आ जाते हैं, सघन हो जाती है वो चट्टान। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं सीलीभवन। सीलीभवन यानी एक सीला बन जाती है वह, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। 9 हो गए। 10 नंबर, बेसाल्ट सेल के संगठन में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? बात आई है बेसाल्ट सेल की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ लिया क्रस्ट, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने पढ़ा है क्रस्ट। क्रस्ट में हमने रासायनिक आधार पर क्रस्ट में जो धातुएं सबसे ज्यादा हैं, क्रस्ट की जो रासायनिक आधार पर अगर हम बनावट की बात करें तो क्रम देखा है हमने, कौन से पदार्थ सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो वो बात भी हमने कर ली। तो क्रस्ट की बात करें तो हमने एक सूत्र याद किया था, वो आपको याद आ रहा होगा। उसमें क्या था, सूत्र क्या था? सूत्र ये था कि ये बात होती है ऑक्सीजन से, तो आसी से, आसी एल्यूमिनियम लोहा के सोफा में बैठो। याद आया आपको? मैंने क्या सूत्र बताया था उसके लिए आपको कि बेसाल्ट जो क्रस्ट है उसका रासायनिक, अगर हम रासायनिक संरचना के आधार पर धातुओं को कम से ज्यादा क्रम में रखें तो आपको एक सूत्र देती हूं मैं याद करने के लिए। वो सूत्र बताया था मैंने कि आसी एल्यूमिनियम लोहा के सोफा में बैठो। आसी आपको पढ़ाई करनी है तो किसी सख्त सोफा पर बैठो ताकि आपको आलस ना आए, ऐसे करके आपको बताया था। तो आसी ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। देखिए यहाँ कंप्लीट पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ बेसाल्ट सेल के संगठन की बात हो रही है। बेसाल्ट यानी क्रस्ट, क्रस्ट यानी ये वाला सूत्र। अगर यहाँ बात होती कंप्लीट पृथ्वी की तो कौन आता? वो वाला सूत्र काम आता, लोहा वाला, जिसमें लोहा सर्वाधिक है। लो आसी मनीष, वो दिया था मैंने उसके लिए आपको सूत्र। तो इसमें वो वाला अप्लाई नहीं करना, यहाँ बात हो रही है सिर्फ बेसाल्ट सेल की, इसका मतलब क्रस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ सबसे ज्यादा हो जाएगा आसी के हिसाब से ऑक्सीजन नामक पदार्थ जो गैस है अपनी। लेकिन ऑक्सीजन क्या यहाँ दिख रही है आपको ऑप्शन में? ऑक्सीजन कहीं नहीं है, ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा और सिलिकॉन। तो यहाँ सबसे ज्यादा होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। फिर आसी में सिलिका दूसरे नंबर पर। कौन है? सी। तो अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है तो हम करेंगे सिलिका, क्योंकि एल्यूमिनियम 3rd नंबर पर था, आसी एल्यूमिनियम, या फिर आप लोहा के सोफा में बैठो तो कैल्शियम 5 नंबर पर था और सिलिका 2 नंबर पर था। ठीक है, 1 नंबर पर कौन था? ऑक्सीजन, सिलिका 2 नंबर, एल्यूमिनियम 3 नंबर, लोहा 4 नंबर और कैल्शियम 5 नंबर। ऐसे करके बेसाल्ट सेल के संगठन में ये मात्राएं हैं इन पदार्थों की। हमारा ऑप्शन ठीक कौन सा होगा? डी, सिलिकॉन। 11 नंबर प्रश्न पे आओ। निम्न में से समनत संरचना की आकृति नहीं है, इसमें से आपको देखिए समनत, कौन से शब्द पे जाना है? बात हो रही है समनत की। क्या होता है समनत? समनत, नत यानी कोण, जिसके समान हो कोण, क्या कहते हैं उसको? समनत। समान कोणों की आकृति वाली समान कोणों वाली आकृति को हम कहते हैं समनत संरचना। तो उसमें से आपको छांटना है नहीं का ऑप्शन। 4 जो आकृतियां नीचे दी गई है, स्थलाकृतियां दी गई है, उसमें से कौन सी समनत संरचना नहीं बना रही? ठीक है, तो क्या क्वेस्टा है, हॉगबैक है, ग्राबेन है या नतीलम घाटी है? इन तीनों चारों का हमने, क्वेस्टा, हॉगबैक, इन दोनों का हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये आग्नेय चट्टान से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, इनका हमने ढलान देखा था कि समनत है या फिर थोड़ा ढलुआ है, ये चीजें भी हमने पढ़ी थी। बाकी जो ग्राबेन और नतीलम्ब है ये अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे और इनकी भी वहां हम चर्चा विस्तृत कर लेंगे। यहाँ जो मैं आपको ऑप्शन सही बता रही हूँ वो है क्वेस्टा, क्योंकि हमने क्वेस्टा में क्या पढ़ा था कि क्वेस्टा होता है उसके ढलान ज्यादा होती है, कुछ ऐसे होता है क्वेस्टा, ढलान युक्त आकृति है। ठीक है, तो ये समनत नहीं हो सकती, इसके कोण समान वो नती वाले नहीं हो सकते। ठीक है,
इसके ढलान समान, जबकि हॉगबैक जो है वो क्या है कि ये खड़े ढाल वाले होते हैं। दोनों तरफ के जो नती होती है, इनके कोण होते हैं वो कुछ समान होते हैं, बाकी इसमें कोई समानता नहीं होती। ये जो क्वेस्टा होते हैं कम ज्यादा ढलान रख सकते हैं, ढलान युक्त होते हैं, तो इसका हम समनत संरचना इसको हम नहीं बोल सकते। इस क्वेश्चन में हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेस्टा समनत संरचना आकृति नहीं है, जबकि हॉगबैक, ग्राबेन और नतीलंब जो गाठी है ये समनत संरचना रखते हैं। ठीक है। 12 नंबर, कायांतरित चट्टान नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको कायांतरित चट्टान नहीं है, सबसे पहले आप इस नहीं को टिक कीजिए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज होकर हम 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में हड़बड़ाहट में गलती कर ही बैठते हैं। नहीं पूछा है या हाँ पूछा है, ये देख लीजिए सबसे पहले। तो कायांतरित चट्टान नहीं है। नाइस है, क्योंकि हमने पढ़ा था नीस या नाइस ग्रेनाइट से जो कायांतरित रूप होता है वो नाइस या नीस कहलाता है। स्लेट, ये भी हमने पढ़ा था, क्योंकि जो सेल है अवसादी चट्टान उसका कायांतरित रूप स्लेट है। संगमरमर, ये भी हमने पढ़ा था, क्योंकि जो चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है चट्टाने उसका कायांतरित रूप कौन है, संगमरमर है। तो फिर कौन बचा, लोएस, ये कोई कायांतरित चट्टान नहीं है, जबकि यह तो अवसादी चट्टान है। तो हमारा ठीक ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। अगला 13 नंबर, निम्न में से सही हैं। अब की बार हमें नहीं का नहीं पूछा है, देखिए हमें पूछा है सही कौन सा है। तो देखिए चारों ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन मेरे से पहले सोल्व करना है तो आप यहाँ वीडियो को रोक कर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए पहला ए जो लिया है मैंने वो है पेग्माटिक सेल, फेनेरेटिक सेल, एफेनेटिक सेल और ग्लासी। इस प्रकार 4 ऑप्शन लिए हैं। क्या इनकी व्याख्या है आगे वाली जो ठीक है, ये चीज हमें यहां से सही या गलत छांटनी है। तो देखिए पेग्माटिक सेल किसे कहा गया है, अत्यधिक स्थूल कणों वाली। सबसे पहले तो आप बात करें स्थूल की तो इसको आप बड़े कणों वाली कह सकते हो, स्थूल यानी बड़े कण। ठीक है। तो बड़े कणों वाली जो अत्यधिक शब्द आया है या अत्यधिक बड़े कणों वाली चट्टान पेग्माटिक सेल है। फिर दूसरा फेनेरेटिक सेल, बड़े कणों वाली, यहां सिर्फ बड़े कणों की बात हो रही है, बड़े कणों वाली सेल फेनेरेटिक सेल है। या एफेनेटिक सेल, छोटे कणों वाली सेल एफेनेटिक सेल। और ग्लासी, बिना कणों वाली, इसमें तो कण है ही नहीं, बिना कणों वाली जो कांच सदृश सेल होती है, क्या उसको ग्लासी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है ये तय करना था, लेकिन हमने तो पाया कि ये तो चारों के चारों क्या हैं, ठीक ऑप्शन हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन चारों को याद कर लेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा हमें मिल ही जाए इन चारों में से, तो हम चारों को ही याद करेंगे। चारों ही ठीक हैं, पेग्माटिक, फेनेरेटिक, अफेनेटिक और ग्लासी। ठीक है, ये चारों ऑप्शन सही हैं अपने। अगला है पैठिक चट्टान में सिलिका की मात्रा कितनी होती है। ये भी देखिए पीछे हमने अपने चैप्टर में पढ़ लिया था कि जो आग्नेय चट्टान होती है, कौन, आग्नेय जो चट्टान होती है वो रासायनिक आधार पर अगर हम कहें तो 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, रासायनिक आधार पर 4 भागों में बांटते हैं आग्नेय चट्टान को। कौन कौन सी, अम्लीय आग्नेय चट्टान, क्षारीय, मध्यवर्ती और पैठिक आग्नेय चट्टान। अम्लीय में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, वो करीब होती है 65 या 65 से अधिक। बात करूं अगर क्षारीय की तो क्षारीय में होती है 55 के लगभग सिलिका की मात्रा। ठीक है। बात करें हम मध्यवर्ती की तो इन दोनों के बीच की होती है, 55 और 65 के बीच की जो होती है वो मध्यवर्ती चट्टान होती है। उस आग्नेय भी कंप्लीटली नहीं होती और उसको हम वो आग्नेय भी नहीं कह सकते, वो उसको हम अम्लीय भी नहीं कह सकते और सॉरी क्षारीय भी नहीं कह सकते। ठीक है। तो ये क्या है फिर, ए वाला कुछ नहीं बता रहा। ए वाला हो सकता है इसमें ये अपनी जो अम्लीय चट्टान है वो थोड़ी बहुत इंक्लूड हो, क्योंकि 65% से ज्यादा अगर सिलिका की मात्रा जिस धातु में है, जिस आग्नेय चट्टान में है, उसको हम अम्लीय श्रेणी में रखते हैं।
तो 80% वाली चट्टान ऑब्वियसली कहाँ होगी? अम्लीय चट्टान में। बात करें अगर हम 45% की, तो 45% जहां सिलिका की मात्रा है वो है हमारी पैठिक आग्नेय चट्टान, अति क्षारीय चट्टान, इसको आप बोल सकते हो अति क्षारीय चट्टान। इसमें ओनली 45% सिलिका की मात्रा है। आगे लास्ट क्वेश्चन है अपना, ऑब्सीडियस उदाहरण है। ये ऑब्सीडियस जो उदाहरण है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप देख लीजिए अच्छे से, नेट में भी आया है 1-2 बार, या फिर ये अन्य एग्जाम्स हैं, अन्य स्टेट्स में जो पीसीएस एग्जाम होती है वहां भी देखा है मैंने, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसका उत्तर है ज्वालामुखी कांच। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो कांच है, ठीक है, जो लावा निर्मित कांच है, उसको हम बोलते हैं ऑब्सीडियस। न ये कायांतरित है, न अवसादी, और न ही कोई आग्नेय चट्टान है, जबकि ये तो ज्वालामुखी कांच का नाम दूसरा ऑब्सीडियस है। ये हो गए अपने 15 क्वेश्चन, जिसको मैंने काफी अच्छे से आपके सामने रखने की कोशिश की है। और मेरी उम्मीद है कि आपको अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन मिले एग्जाम में, तो यहीं घूम फिर कर कहीं ना कहीं यहीं से टच हो जाएगा, ऑप्शंस में से या क्वेश्चंस में से। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपने बड़े ध्यान से पढ़ा होगा और आपके समझ भी आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मुझे पूछिए। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।